हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जीएस में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। और इस भूगोल में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है हमारी पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी पर आज हमारा अंतिम टॉपिक जिसका नाम है भारत की देशांतरी अवस्थिति और भारत का मानक समय। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में अक्षांश और देशांतरी रेखाओं को पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे भारत की देशांतरी स्थिति और भारत का मानक समय। तो फ्रेंड्स, भारत की देशांतरी स्थिति जानने से पहले जो हमने कल पढ़ा था, मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि अगर आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो भारत की देशांतरी स्थिति को समझने में आपको फिर बहुत आसानी होगी। तो देखो, हमने कल की क्लास में अक्षांश और देशांतरी रेखाएं पढ़ी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षांश और देशांतरी रेखाएं मात्र मानचित्र पर और ग्लोब पर खींची जाती हैं, जो कि आभासी और काल्पनिक रेखाएं हैं। बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में या फिर दक्षिण में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। जैसे कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के 0 डिग्री जिसको बोलते हैं पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची जाती है। तो फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएं इस भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में खींची जाती है। बात करते हैं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है और अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी धरती है अर्थात जो पृथ्वी है उस पर मुख्यतः 7 प्रकार की प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। वो 7 प्रकार की प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया था। जैसे कि पहली हमारे पास है भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। दूसरा प्रमुख अक्षांश हमारे पास है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तर में है। और तीसरा मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री अक्षांश अर्थात दक्षिण में है। और आर्कटिक वृत्त, जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में है। और अंटार्कटिक सर्किल, जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में है। और उत्तरी ध्रुव, जो कि 90 डिग्री उत्तर में, और दक्षिणी ध्रुव, जो 90 डिग्री दक्षिण में है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी ये पहली वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप पहले उसको देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि आपका जो समझ है वो बहुत ज्यादा विकसित होगी उस क्लास से। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने बात करी थी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं। तो हमने देखे थे अक्षांश रेखाओं के उपयोग, जैसे कि जलवायु परिवर्तन कहाँ और कैसे होता है, तापमान और दिन रात की लंबाई निर्धारण कैसे होती है, ये अक्षांश का उपयोग है। और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को जलवायु क्षेत्रों में हमने बांट दिया था। जैसे कि हमने कल देखा था कि शीत अयनांत किसे कहेंगे, ग्रीष्म अयनांत किसे कहेंगे, वसंत विषुव और शरद विषुव किसे कहेंगे। और फिर जो हमारा ग्रीष्म अयनांत था, हमने यहाँ पर कहा था कि जो नॉर्वे देश है वहां पर 21 जून को 24 घंटे तक लगातार दिन रहता है अर्थात सूरज चमकता रहता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूरज कहा जाता है। और इस नॉर्वे के अलावा और भी बहुत सारे देश हमने देखे थे, जैसे कि अलास्का, कनाडा, फिनलैंड और रूस के भी कुछ पार्ट्स, जहां पर 24 घंटे लगातार दिन था। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने ये ग्रीष्म अयनांत और ये शीत अयनांत बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। और हमने ये जाना था कि जो हमारा सूरज है वो वर्ष में 4 बार जो सूरज की किरणें हैं वो धरती पर लंबवत पड़ती हैं अर्थात 90 डिग्री के कोण पर पड़ती हैं। आपसे अगर पूछा जाए वो 4 बार कौन कौन से होते हैं, तो देखो, 2 बार तो सूरज मकर रेखा पर, सॉरी, भूमध्य रेखा पर होता है, बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर अवस्थित होता है 2 बार। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो बताइए, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए सूर्य भूमध्य रेखा पर कितनी बार अवस्थित होता है या भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर कितनी बार होता है, तो आप कहिएगा 2 बार होता है। अगर एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सूर्य कर्क रेखा पर कितनी बार होता है, तो वर्ष में 1 बार सूर्य कर्क रेखा पर होता है। और उसी प्रकार एक साल में सूर्य 1 बार मकर रेखा पर होता है। और जब जब सूर्य कर्क, मकर और भूमध्य रेखा पर होगा तब तब सूर्य की किरणें धरती पर 90 डिग्री के कोण पर गिरेंगी अर्थात सीधी पड़ेंगी। और जब हमने ये जाना था, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य होगा तो दिन और रात बराबर होंगे। और जब कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो उस दिन ग्रीष्म अयनांत होगा उत्तर गोलार्ध में 21 जून को। और जब मकर रेखा पर सूर्य होगा उस दिन शीतायनांत होगा और उत्तरी गोलार्ध में हमने जाना था क्या क्या होगा, ये आपके सामने पूरी डिटेल मैंने आपको बनाकर दी थी। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होगा, शीतायनांत 22 दिसंबर को था, और फिर वसंत विषुव जो कि 21 मार्च से था। उसके बाद हमने देखा था शरद विषुव, जिसको पतझड़ कहते हैं, 23 सितंबर से था। और फिर मैंने आपको एक टेबल बनाकर बताया था कि कौन कौन सी घटनाएं हमारी घटी। 4 घटनाएं मुख्यतः, जैसे कि ग्रीष्म अयनांत, शीतायनांत, वसंत विषुव और शरद विषुव। तो 21 जून को क्या होगा, फिर 22 दिसंबर को क्या होगा, 21 मार्च, 23 सितंबर को क्या होगा,
और फिर हमने ये जाना था 6 महीने दिन और 6 महीने रात की जो अवधारणा थी, वो क्या थी? हमने उसको समझा था चित्र बनाकर। देखो ये चित्र आपके सामने है। मैंने बताया था कि जो 6 महीने दिन है वो यहाँ पर आर्कटिक व्रत और जो उत्तरी ध्रुव है उसके मध्य पर होगा, और उसी प्रकार ये जो अंटार्कटिक व्रत अर्थात 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री उत्तर में है, आप जानते हैं, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो इनके ऊपर ही ये 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। कब-कब होगा मैंने आपको एक तारीख के माध्यम से समझाया था। जैसे कि 21 मार्च को हमें पता है कि वसंत विषुव होता है, और 23 मार्च सितंबर को हमें पता है कि ये शरद विषुव होता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 66 डिग्री के ऊपर, और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है इसके मध्य में लगातार 6 माह का दिन होगा। और इसका उल्टा इसी तारीख को यहाँ पर साउथ में अंटार्कटिका व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में लगातार 6 माह की रात होगी। और इसका उल्टा 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने की रात होगी, सॉरी दिन होगा, और इसका उल्टा उधर रात हो रही होगी। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। फिर हमने इनका कारण भी जाना था कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। तो हमने जाने थे मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक तो प्रमुख कारण हमने ये जाना था, और दूसरा कारण ये था कि पृथ्वी चारों ओर, जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर की परिक्रमा कर रही है। हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है। तो ये 2 मुख्य कारण थे जिनके कारण जो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। फ्रेंड्स उसके बाद मैंने और आपको डिटेल में बताया था कि 6 महीने का दिन कब होगा और 6 महीने की रात कब होगी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था दक्षिणी ध्रुव पर यह उल्टा क्रम, और फिर मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से सारी चीजें समझाई थी। और फ्रेंड्स फिर हम आ गए थे देशांतर रेखाओं में। देशांतर रेखाओं की, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुल देशांतरों की संख्या हमारे पास 360 थी। जैसे हमारे पास ये पृथ्वी बनी हुई है तो ये 0 डिग्री देशांतर। मैंने आपको बताया था कि लंदन में एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहां से 0 डिग्री का देशांतर खींचा गया है। और फिर इस 0 डिग्री देशांतर के साथ साथ ऐसे हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी को देशांतर रेखाओं से बांट दिया गया था, और टोटल देशांतरों की संख्या हमने देखी थी 360 होती है। और फ्रेंड्स एक मुख्य बात जो मैंने शायद आपको कल नहीं बताई थी, चलो अब बता देता हूँ। देखो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, तो पृथ्वी के केंद्र में अर्थात बीच में इन देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो अधिक होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ये दूरी कम हो जाती है। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो केंद्र है पृथ्वी का यहाँ पर, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दूरी कम होती जा रही है, और यहाँ पर ध्रुव पर आकर मिल जाती है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है या कौन सा विकल्प सही है, आपको 4 विकल्प बनाकर दे दिए जाएंगे, और कह दिया जाएगा कि देशांतर रेखाओं के मध्य केंद्र पर दूरी अधिक होती है, बिल्कुल सही है, और ध्रुव पर उनके बीच की दूरी कम होती है, बिल्कुल सही है। तो आपको कोई ऐसा विकल्प दे दिया जाएगा जो गलत होगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे कि ये दे दिया जाएगा कुल देशांतरों की संख्या 360 है, बिल्कुल सही है। तो आपको हर जगह से हर तरह से तैयार रहना होगा। उसके बाद हमने देखा था जो प्रधान देशांतर रेखा है जिसको 0 डिग्री बोला गया, और वो ग्रीनविच जो लंदन का शहर है वहां से, जिससे हमारा जीएमटी समय निर्धारण होता है। फिर हमने ये समय और देशांतर के बारे में जाना था। हमने फिर ये भी जाना था कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 डिग्री 4 मिनट का समय आगे हो जाएगा, और अगर हम 1 डिग्री पीछे जाएंगे कहाँ से, जो हमारा 0 डिग्री का देशांतर है, अगर इस 0 डिग्री देशांतर से हम 1 डिग्री आगे की ओर जाएंगे पूर्व दिशा में, तो हमारा समय 4 मिनट आगे हो जाएगा, और अगर पश्चिम दिशा में पीछे की ओर जाएंगे तो हमारा समय 4 मिनट पीछे हो जाएगा। जैसे कि हमने कल एक प्रश्न भी किया था, ये वाला प्रश्न मैंने आपको कल करवाया था कि जैसे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी अभी सूर्योदय हुआ है और सुबह के 6 बज रहे हैं, तो बताओ 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इस समय कितना बज रहा होगा। तो हमने बहुत आराम से इसका सवाल का उत्तर निकाल लिया था। देखो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहे थे, हम पीछे गए वापस में, 90 डिग्री हमें पीछे जाना पड़ा 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक जाने के लिए। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 90 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 90 डिग्री में हमने गुणा कर दिया था 4 से, 360 मिनट हुए। इसको घंटे में बदल दिया था तो 6 घंटे आ गया था हमारे पास। तो जब अभी सुबह के 6 बज रहे थे तो 6 घंटे पीछे जाएंगे तो रात के 12 बजे हमारा समय आ गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी भी ये बात नहीं आपको समझ में आई होगी तो एक प्रश्न और मैं आपको करा देता हूँ। चलिए देखो प्रश्न ये है, यहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू हो गई है। चलिए एक प्रश्न नोट करते हैं। प्रश्न देशांतर के ऊपर ही है। सपोज
कोई एक वायुयान है, देखो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है। मैं यहाँ पर एक चित्र बनाने की अगर कोशिश करूँ, ये हमारा 0 डिग्री का देशांतर है और इधर हमारा ये 5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। ये यहाँ पर मैं भी सवाल क्या है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर के हम इधर की साइड जाएंगे तो पश्चिम दिशा होगी और इधर की दिशा में जाएंगे तो ये पूर्व दिशा होगी। तो अगर इस 0 डिग्री देशांतर से हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो हमारा जो समय है वो बढ़ेगा और इधर पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो समय घटेगा। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कोई वायुयान 5 डिग्री पूर्व दिशा से उड़ना शुरू होता है, 5 डिग्री देशांतर रेखा से उड़ान उसने भरी और 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरने के बाद वह 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाकर रुका और इस दौरान उसको जो यात्रा में समय लगा वो 5 घंटे लगे। यात्रा में समय लगा 5 घंटे। अभी आप प्रश्न समझ जाएंगे, बस अभी मैं रफली लिख रहा हूं। यात्रा में लगा समय 5 घंटे और यहां से जब उसने उड़ान भरी तो यहां पर समय हो रहा था 7 बज रहे थे सुबह के, 7 AM। तो देखो फ्रेंड्स क्या है प्रश्न हमारा। प्रश्न ये है, अगर मैं आपको भाषा में लिखवाना चाहूं तो प्रश्न ये है कि एक वायुयान 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और उस समय 7 बज रहे होते हैं। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उसने उड़ान भरी और उस समय था 7, सुबह के 7 बज रहे थे और उसे यात्रा में 5 घंटे लगे और उस वायुयान को 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचना था। तो बताइए जब वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रुकेगा तो कितना समय होगा यहाँ पर? कितना समय होगा ये बताना है। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई एक वायुयान है जो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और सुबह के 7 बजे भरता है उड़ान। उसको यात्रा में 5 घंटे भी लगे और उसको जाना है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो हमें बताना है जब वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचेगा तो कितना समय होगा, ये समय बताना है। तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा था कल? ये 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है हमारे पास इसको अभी आप आधार मान लीजिए। इसके अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा समय बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो समय घटेगा। अभी यहाँ पर 7 बज रहे हैं, 7 AM। तो जब 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक की ओर जाएंगे तो कितने देशांतर का अंतर आ गया? 70 डिग्री का आया कि नहीं आया? तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 70 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 4 से गुणा कर दो। तो 70 डिग्री में टोटल कितने मिनट आ गए? देखो 400 और 4 सत्ते 28 अर्थात 280 मिनट आ गए 70 डिग्री में। इसको जब तुम घंटे में बदलोगे तो इसको 60 से भाग कर दो। जब 60 से आप इसको भाग करोगे, जब 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो इधर मैं रफ पे कर रहा हूं, 280 को 60 से भाग करो। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा तो 28 को भाग कर दो 600। देखो 6 चौक 24, कितना बचा यहाँ से? 4। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 4 हमारे पास शेषफल बचा ये इसके पीछे मिनट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे और 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वहां से लेकर और जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है वहां के समय का जो अंतर होगा वो 4 घंटे 40 मिनट होगा। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी, उसने ये भी कहा कि 5 घंटे यात्रा में भी लगे। तो टोटल समय कितना लगा उसको? कुल समय लगा 9 घंटे 40 मिनट। भाई 4 घंटे और 40 मिनट तो जो हमारे देशांतर है उनके बीच का समय है। 5 घंटे उसको यात्रा में भी लगे तो कुल समय कितना लगा? कुल समय लगे 9 घंटे 40 मिनट। तो अब आप बताइए जो वायुयान था उसने उड़ान भरी थी 7 बजे। भाई भरी थी कि नहीं? वायुयान ने उड़ान भरी थी 7 बजे। उड़ान का समय था 7 बजे सुबह के। उड़ान 7 बजे भरी सुबह AM। तो अब 9 घंटे 40 मिनट बाद कितना समय होगा ये बताइए। जब इसमें 7 AM में हम 9 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे तो कितना समय होगा बताइए। भाई ये मान के चलो सुबह के 7 बज रहे हैं, 9 घंटे 40 मिनट बाद कितना समय होगा ये बताना है। तो 9 घंटे 40 मिनट बाद 4 बजकर 40 मिनट होगी PM।
तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो उत्तर आया वो आया 4:40 PM। PM मतलब दोपहर का समय। देखो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न ये था कि एक वायुयान है, उसने 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरी और उसे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचना था। और जब उसने उड़ान भरी 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो उस समय समय था 7 AM। 7 AM अर्थात सुबह के 7 बज रहे थे। तो हमें ये बताना था उसे यात्रा में भी 5 घंटे लगे और उसे पहुंचना था 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो जब वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचा वायुयान, तो बताइए कितना समय वहां पर हो रहा होगा। तो हमने पहले ये पता किया कि इस 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितना समय का अंतर है। तो हमने पता कर लिया 4 घंटे 40 मिनट का अंतर है, क्योंकि 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे पूर्व दिशा में तो 4 मिनट का अंतर होगा। और यहाँ से 5 डिग्री से 75 डिग्री पर गया तो 7 डिग्री आगे बढ़ा। तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास आ गए 4 घंटे 40 मिनट। और उसको 5 घंटे यात्रा में भी लगे, तो 4 घंटे 40 मिनट प्लस 5 घंटे, हमारे पास टोटल जो समय हो गया वो हो गया 9 घंटे 40 मिनट। तो उस वायुयान ने उड़ान भरी थी सुबह 7 बजे। तो 7 बजे के बाद 9 घंटे, 7 बजे के बाद 9 घंटे 40 मिनट के बाद कितना समय होगा, तो वह समय होगा 4:40। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी आज के टॉपिक पर। हमारे आज का टॉपिक है भारत की देशांतरी अवस्थिति या स्थिति। देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी देश चाहे वो कोई सा भी देश हो, हमारे जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा मानचित्र है, विश्व मानचित्र, तो कोई भी देश एक रेखीय स्थिति पर अवस्थित ना होकर एक से अधिक देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, भाई हमने इस पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर खींच दिए हैं। ये हमारा 0 डिग्री का देशांतर है। तो ये तो लाइन है मात्र। देश की छोड़ो, एक इंसान इस एक लाइन से, मतलब 2 लाइन पर, एक से ज्यादा लाइनों पर होगा। तो अगर कोई देश होगा, जैसे हमने यहाँ पर 360 देशांतर खींच रखे हैं, तो हर देश ऐसा थोड़ी है कि एक ही लाइन पर होगा। जैसे हम हमारे भारत की बात करेंगे, तो हमारा भारत यहाँ पर उत्तर पूर्व में कहीं आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब इतना है कि कोई भी देश, इस लाइन में इतनी बात लिखिए, यहाँ से हमारी जो टॉपिक है वो शुरू हो चुका है। हमारे जो भारत की देशांतरी स्थिति है वो, और भारत का मानक समय, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो देखो मैंने आपको ये कहा कि कोई भी देश एक रेखीय स्थिति पर अवस्थित ना होकर एक से अधिक देशांतर के मध्य अवस्थित होता है। एक से अधिक देशांतर के मध्य अवस्थित होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा, हमारे भारत देश का जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग लगभग 30 डिग्री देशांतरी चौड़ा है। 30 डिग्री देशांतरी चौड़ा है हमारे देश का देशांतरी विस्तार। आप सोच रहे होंगे कैसे है, उसका क्या कारण है? तो चलिए उसका कारण समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये कहीं भारतीय मैप अगर मेरे पास होगा, बिल्कुल है, मैंने रखा है निकाल कर, ये रहा हमारे भारत का मैप। तो देखो हम देशांतर की बात कर रहे हैं। पहले तो एक बार ये समझते हैं कि जो हमारा भारत का जो स्थिति है वो पूरे इसमें कहाँ पर है। जो हमारा विश्व मानचित्र है वहां पर भारत की स्थिति कहाँ है, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये हमारी जो है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, एक ड्रॉ, हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हम पहले अपने भारत की स्थिति देखना चाहते हैं कि विश्व मानचित्र में हमारा जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ है। तो देखो हमने ये कल समझा था, हम अगर अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो ये हमारा भूमध्य अक्षांश है जो कि 0 डिग्री पर है। और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है जो कि लंदन शहर से ग्रीनविच से निकलता है। एक जगह है लंदन में ग्रीनविच। तो अब देखो हमने ये भी जाना था ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और ये भी हमने जान लिया था ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। और ये जो लाइन है 0 डिग्री देशांतर, इसके इधर हमने जाना था ये पूर्व दिशा है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके इधर हमने जाना था ये पश्चिम दिशा है। देखो ये उत्तर जो है ये देशांतर के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है कि नहीं है, और ये हमारा नीचे पश्चिमी, वो सॉरी दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तर और दक्षिण मैंने इनको आधार मान के लिखा। लेकिन जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है, अगर हम उसकी बात करें, तो 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो दिशाएं हैं, एक बार मैं इसको सही से अगर लिखना चाहूं, तो 0 डिग्री देशांतर के अनुसार, भाई 0 डिग्री से इधर दाई साइड जाओगे तो पूर्व दिशा है, और 0 डिग्री देशांतर के लेफ्ट साइड में जाओगे तो ये पश्चिम दिशा है। तो हम हमारे भारत की स्थिति देखना चाहते हैं। आपको इस ग्लोब पर आपको भारत कहाँ नजर आ रहा है? ये रहा हमारा प्यारा सा भारत इधर। तो अब आप बताइए ये इस भारत की स्थिति आपको कहाँ पर नजर आ रही है?
भाई देखो, अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग ये उत्तर दिशा में है, और देशांतर रेखा की बात करेंगे तो देशांतर के अकॉर्डिंग ये पूर्व दिशा में है। तो हम ये कह देंगे जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। भारत की जो अवस्थिति है विश्व मानचित्र पर, वो उत्तर पूर्व दिशा में है। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? हमने भारत की स्थिति जानी कि जो भारत की स्थिति है विश्व मानचित्र पर, वो उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर दिशा क्यों है? क्योंकि जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की दिशा उत्तर कहलाएगी और नीचे की दिशा दक्षिण कहलाएगी। लेकिन जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर के अनुसार इधर की जो दाई साइड की दिशा होगी वो पूरब कहलाएगी, और इधर की जो दिशा होगी वो पश्चिम कहलाएगी। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है, एशिया में। एशिया में, दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है। तो देखो, ये उत्तर में है, जो 0 डिग्री अक्षांश है उससे उत्तर में है, और जो 0 डिग्री देशांतर है उससे पूरब में है। तो हमने कह दिया विश्व मानचित्र पर हमारा जो भारत है उसकी स्थिति उत्तर पूर्व में है। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। अब हम समझ रहे थे हमारे भारत की देशांतरीय स्थिति। हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारा भारत है विश्व मानचित्र पर हमारा भारत उत्तर पूर्व दिशा में है। अब हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा भारत है उसकी देशांतरीय अवस्थिति क्या होगी। तो देखो, भारत, अगर हम देशांतरीय स्थिति कहें तो हमने ये जान रखा है कि देशांतरीय स्थिति यही तो होती है जो देशांतर रेखा हमने देखी है। तो हमारे भारत की जो सबसे पहले इधर जो सबसे पश्चिम की जो देशांतर रेखा है वो कहाँ है, ये देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे हमारे भारत की जो सबसे पूरब की दिशा है, जो देशांतर रेखा है वो कहाँ है, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो देखो, हमारे भारत की ये जो सबसे पश्चिम की देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा ली गई है 68 डिग्री 7 मिनट से। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो भारत की पश्चिम वाली देशांतर रेखा है, ये है 68 डिग्री और 7 मिनट। और ये जो हमारे भारत की पूर्वी देशांतर रेखा है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट है पूरब में ही। भाई हमारे, अभी हमने जाना जो हमारा भारत है उसकी हमने अवस्थिति जानी। हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत उत्तर पूरब में है। तो ये हमारे पश्चिम दिशा की अवस्थिति है भारत की। ये पूर्वी देशांतर है, इसको पूरा लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ से हमारे भारत की शुरुआत होती है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हमारे भारत की शुरुआत होती है। इसको पूरा लिखेंगे पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्व दिशा में आता है। हमारे जो विश्व मानचित्र है वहां पर पूर्व में आता है। तो भारत की जो पश्चिम की जो देशांतर रेखा है भारत के हिसाब से पश्चिम, लेकिन जो विश्व मानचित्र में हमारे भारत की अवस्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। तो ये पूर्वी देशांतर हुआ कि नहीं हुआ? 68 डिग्री 7 मिनट। उसी प्रकार ये जो 97 डिग्री 25 मिनट है ये भी पूर्वी देशांतर हुआ। तो ये हमारे भारत की देशांतरीय अवस्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो आपको लगभग लगभग यहाँ पर कितना फर्क नजर आ रहा है? 68 डिग्री से 97 डिग्री के लगभग बीच की अगर हम बात करें तो इसको हमने कह दिया लगभग लगभग 30 डिग्री का फर्क है। जो भारत की देशांतरी अवस्थिति है, भारत की जो सबसे पश्चिम की देशांतरी रेखा है जो 68 डिग्री 7 मिनट पर खींची गई है, और जो भारत की सबसे पूर्व में देशांतर रेखा है जो 97 डिग्री 25 मिनट की है, उन दोनों के मध्य जो अंतर है वो लगभग लगभग 30 मिनट का अंतर है। और इसको अगर आप समय में बदलोगे, हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 120 मिनट होंगे, अर्थात 2 घंटे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा भारत है, उस भारत में जो हमारा सुदूर ये जो पश्चिमी बिंदु होगा इधर, ये सबसे पश्चिम का बिंदु और ये सबसे पूरब का बिंदु, इन दोनों के बीच जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर होगा। लेकिन 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 हमने हमने एक ही मानक समय लिया है। चलिए आगे बात करते हैं कौन सा लिया है। फिलहाल मुझे आपको ये समझाना था कि जो हमारे भारत की देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारा देश है वो उत्तर पूर्व दिशा में है विश्व मानचित्र में। तो इसलिए हमने इसको कहा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत की अवस्थिति है। बहुत ही मुख्य पॉइंट्स है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न में, एग्जाम में, कि बताइए भारत की जो देशांतरीय अवस्थिति है या स्थिति है उसमें कितने डिग्री का अंतर है? तो आप कहिएगा 30 डिग्री का अंतर है, लगभग लगभग। हालांकि 29 पॉइंट कुछ होगा, पर लगभग लगभग हम कह देंगे 30 डिग्री। और इस 30 डिग्री को तुम समय में बदलोगे तो 2 घंटे का अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारत की
देशांतरीय स्थिति है, तो मैं आपको ये बता रहा था, कोई भी देश एक रेखीय स्थिति पर अवस्थित ना होकर एक से अधिक देशांतरों के मध्य स्थित होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया, हमारा जो भारत है, मैंने आपको समझाया लगभग 30 डिग्री देशांतर चौड़ा है। भाई भारत का जो हमारे सबसे पश्चिमी वाला देशांतर है वो इधर है और सबसे पूर्व वाला इधर है। हमारे भारत के हिसाब से पश्चिम पूर्व की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व मानचित्र में हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इन दोनों देशांतरों के मध्य जो भारत का जो अंतर है चौड़ाई में, वो 30 डिग्री का आता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक वैश्विक सहमति बनी। वैश्विक सहमति किस आधार पर बनी? वो इस आधार पर बनी, एक वैश्विक सहमति के अनुसार ये कहा गया कि भाई अगर किसी देश में 7.5 डिग्री से 15 डिग्री देशांतरों के मध्य चौड़ाई आ रही है, तो उन्हें अपनी घड़ी में एक ही समय रखना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर कई कई टाइम जोन चलते हैं। देश एक ही है, जैसे कि रूस की हम बात करते हैं। रूस बहुत बड़ा उसका भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें कई टाइम जोन है। अर्थात ये रूस है, इस रूस में अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर 9 बज रहे होंगे, यहाँ पर 11 बज रहे होंगे। इसको बोलते हैं टाइम जोन। उसमें बहुत समस्याएं आती हैं। भाई अगर आप भारत में ही रह रहे हो, सपोज हम भारत की बात करें, अगर भारत में कई कई टाइम जोन होते, जैसे सपोज 2 टाइम जोन होते, समय समय पर जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, वो मांग करते रहते हैं कि भारत में दूसरा टाइम जोन लाओ। तो उससे कितनी सारी समस्या होंगी देखो, क्योंकि भारत में अगर आप सपोज कोई ट्रेन पकड़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पर वो ट्रेन आएगी 7 बजे, अगर टाइम जोन बदल गया, हमने भी देखा, जो 2 घंटे का समय है, तो यहाँ पर हमारा वो समय हो जाएगा 9, या इधर 9 बज जाएंगे, इधर 7 बज जाएंगे। तो एक ही देश में 2 घंटे का समय, दो दो घड़ी, दो दो समय। लोगों के ऑफिस में कितनी समस्याएं होंगी। अगर ट्रेन का कोई समय है, वायुयान का कोई समय है, तो कितनी समस्याएं होंगी। ऑनलाइन किसी को कुछ क्लास देनी हो, या ऑनलाइन किसी को कुछ मीटिंग करनी हो, पीएम सीएम को कुछ कॉन्फ्रेंस करनी हो, और आपको टाइम बताया जाए कि भाई 7 बजे कॉन्फ्रेंस होगी, और पता चला कि देश में दो दो टाइम जोन चल रहे हैं। तो आपने जब कॉन्फ्रेंस खोल के देखी तो पता चला वो तो 2 घंटे पहले निकल गई, क्योंकि भारत में दो टाइम जोन हो, लेकिन हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, जो कि 82.5 डिग्री से लिया गया है। हम अभी इस पर बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि एक वैश्विक सहमति बनी, और उस वैश्विक सहमति में ये कहा गया कि भाई अगर किसी देश की चौड़ाई देशांतरीय 7.5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में है, तो उनको अपना जो मानक समय है एक ही रखना चाहिए, उनको अपना टाइम जोन एक रखना चाहिए। अर्थात उनकी घड़ी का समय एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा टाइम जोन नहीं होने चाहिए। परंतु फ्रेंड्स, कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी जो देशांतरीय चौड़ाई है, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी देशांतरीय चौड़ाई 15 डिग्री से भी अधिक है। भाई विश्व सहमति में तो ये कह दिया कि 7.5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में जिन देशों की देशांतरीय चौड़ाई है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका जो घड़ी का समय वो एक ही हो। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका देशांतरीय चौड़ाई 15 डिग्री से ज्यादा है, और जहां पर एक से ज्यादा टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। जैसे कि हमारा भारत, हमारे भारत में मैंने आपको बताया कि हमारे जो भारत का देशांतरीय चौड़ाई है वो कितनी है, वो 30 डिग्री है, लेकिन हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है। चलिए समझते हैं कौन सा टाइम जोन है, कहां से लिया गया है। तो अब हम करते हैं बात भारत का देशांतरीय विस्तार, या भारत का मानक देशांतर समय, जिसको बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो फ्रेंड्स, इस आईएसटी के बारे में थोड़ी सी एक बात समझ लेते हैं। मुख्य बिंदु जिसको मैंने कहा, तो वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं भारत का जो देशांतरीय विस्तार है। तो देखो, भारत ने अपना एक ही मानक समय रखा है, और जो भारत का मानक समय है वो 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है। और ये जो भारत का पूर्व देशांतर है 82.5 डिग्री, ये जो भारत की देशांतरी समय देशांतरिक रेखा है, या समय देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से वो राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखो, अगर हम इसको समझना चाहें, जैसे हमारे पास ये भारत का मानचित्र इधर है, तो इसको अगर मैं इरेज कर दूं एक बार आपको समझाने के लिए, जो हमारी देशांतरी रेखा है जो 82.5 डिग्री से ली गई है, 82.5 डिग्री को हमने बीचों बीच लगभग एक भारत की एक रेखा खींच दी कि भाई हमारा टाइम जोन ये होगा। ना तो हम सबसे पूर्व की बात करेंगे, ना सबसे पश्चिम की बात करेंगे। तो देखो, हमारे जो भारत का समय है, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, हम बात कर रहे हैं जो हमारे भारत की देशांतरी रेखा है वो कहाँ कहाँ से खींची गई है।
तो हमने बताया जो भारत की रेखा, जो देशांतरी रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन-कौन से वो राज्य हैं? देखो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखो ये हमारा यूपी है। लगभग यहाँ से वो लाइन खींची गई है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये हमारी भारत की रेखा है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, देशांतरी रेखा है। और ये जो देशांतरी रेखा है, ये मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री से ली गई है। ये देशांतरी रेखा जो हमारे भारत का टाइम ज़ोन बताती है, ये 82.5 डिग्री से ली गई है। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 82.5 डिग्री, ऐसे। इसको बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए जो भारत की मानक रेखा है, जो मानक देशांतरी रेखा है, यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे? देखो पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये हमारी जो रेखा खींची गई है वो 82.5 डिग्री से खींची गई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर कहीं इधर है। हमने देखा था जो हमारा भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है, ये 0 डिग्री देशांतर है। और इधर नीचे 0 डिग्री अक्षांश होगा, तो हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो हमारे भारत की जो जो टाइम जोन लिया गया वो 82.5 डिग्री से लिया गया। अब ये 82.5 डिग्री जो देशांतर है हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन-कौन से वो राज्य हैं? वो 5 राज्य मैंने आपको बताए, वो 5 राज्य हैं। जैसे कि हमारा भारत में जो 5 राज्य कौन-कौन से हैं? तो उनमें एक राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी मैंने उसको बोल दिया। दूसरा राज्य एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। और जो चौथा राज्य है वो उड़ीसा है। और जो 5वां राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एपी। तो फ्रेंड्स आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो भारत की देशांतरी रेखा है, जिसके अकॉर्डिंग भारत का समय निर्धारित होता है, जिसको आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो किन-किन राज्यों से होकर गुजरता है और कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आपका उत्तर होगा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर आपसे पूछे कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, तो उनकी लिस्ट आपके सामने ये रही, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखो, ये जो 82.5 डिग्री उत्तरी जो पूर्वी देशांतर है, इसको अगर मैं और थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ, 82.5 पूर्वी देशांतर, चलो एक दूसरा चित्र ले लेते हैं। जैसे कि ये रहा, ये हमारे पास एक ग्लोब है और हमें पता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश है हमारा कहीं पर धरती के बीचों बीच, और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है जो कि ग्रीनविच लंदन से खींचा गया है। ये तो 0 डिग्री देशांतर है, आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये देशांतर है और ये अक्षांश है 0 डिग्री। तो हमारा जो भारत है, वो हमारा भारत यहाँ है ना उत्तर पूरब में, देखो ये रहा। और हमारे भारत का जो 82.5 डिग्री वाली जो देशांतरी रेखा खींची गई है समय के लिए, वो लगभग यहाँ से खींची गई है। देखो भारत के यहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, यहाँ से खींची गई है कि नहीं? तो ये हमारे भारत की टाइम रेखा है, जिसको स्टैंडर्ड टाइम जोन बोलते हैं भारत का। तो ये लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई इधर जाएंगे तो पूर्व दिशा होगी, इधर जाएंगे तो पश्चिम दिशा होगी। ये पूर्व और पश्चिम दिशा हम ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है, इसके अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं। तो हमारे भारत का जो मानक समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है, पूर्वी देशांतर से। तो मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये बताइए 0 डिग्री देशांतर से जब आप 82.5 डिग्री पूरब की ओर जाओगे तो कितना समय आपको होगा? आप हिसाब लगा लीजिए। भाई 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर के मध्य कितना समय होगा? अर्थात यहाँ पर अगर सपोज अगर अभी यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ये जो हमारे पास 0 डिग्री देशांतर है, सपोज यहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के, यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 पीएम। तो इस 82.5 डिग्री देशांतर पर अभी जो समय हो रहा होगा वो शाम के 5:30 हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा भारतीय समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है? उसका मैंने कारण बताया, क्योंकि जो हमारा भारतीय समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और मैंने आपको कल बताया था कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर पूर्व दिशा में जब 1 डिग्री आगे बढ़ोगे तो 4 मिनट आगे हो जाओगे। तो जब आप ऐसे करते-करते ये टोटल 82.5 डिग्री आगे बढ़ गए, तो आप लगा लीजिए हिसाब 82.5 डिग्री में कितना समय होगा। इस 82.5 को आप गुणा कर दीजिए 4 से, क्योंकि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट आगे जाओगे। फिर आपके पास मिनट आ जाएगी और उसको तुम घंटे में बदल लीजिए। तो घंटे में बदलने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हमारा मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है।
चलिए फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि अब आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने बहुत इत्मीनान से आपको ये बात बताई है। तो हमने क्या-क्या पढ़ा है अभी देखो ये मैं बता देता हूँ। जो भारत की देशांतरी स्थिति हम उसको पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो भारत की देशांतरी स्थिति है, तो भारत में सबसे पहले हमने बताया कि एक ही मानक समय लिया गया है और ये मानक समय भारत का कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन-कौन से राज्य से होकर गुजरता है? यूपी से गुजरता है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स एक और मुख्य बात जो हमारी हर परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है, भारत का जो टाइम जहाँ से लिया गया है, ये किस राज्य के सर्वाधिक निकट से होकर गुजरता है? किस शहर के या किस कस्बे के? तो यूपी में एक कस्बा है जिसका नाम है नैनी और उसी नैनी को बोलते हैं मिर्जापुर। ये एक कस्बा है और ये कस्बा जो आज का इलाहाबाद जो प्रयागराज है, उसके निकट है। तो इसमें यही बताया गया है कि यूपी का नैनी अर्थात मिर्जापुर कस्बा इस देशांतर के सर्वाधिक निकट है। नैनी अर्थात मिर्जापुर जो हमारा आधुनिक प्रयागराज है जिसको प्राचीन नाम जिसका इलाहाबाद था, तो ये 82.5 डिग्री इस इलाहाबाद के सर्वाधिक निकट से होकर गुजरता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन सा स्थान है जहां से 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश का नैनी अर्थात मिर्जापुर कस्बा है जो प्रयागराज के आस पास है। प्रयागराज इसका पुराना नाम आप जानते होंगे, इसका पुराना नाम इलाहाबाद। और फ्रेंड्स ये मैंने भी आपको बताया भारत का जो समय है वो जीएमटी से 5.5 मिनट अर्थात 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसको हम कहते हैं 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है मैंने उसका कारण बताया, क्योंकि जो हमारा देश है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, हमारा देश यहाँ पर कहीं है और जो हमारा जो मानक समय लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है 82.5 डिग्री से। तो आप हिसाब लगा लीजिए 0 डिग्री से 82.5 डिग्री में कितना समय का फर्क होगा, तो आप पाओगे वो फर्क होगा 5.5 घंटे का। यही आपको इसमें बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे भारत की अवस्थिति थी। एक बार फिर से मैं आपको जैसे कि कल भी मैंने आपको कुछ टेबल के माध्यम से बताया, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित और यह रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? प्रयागराज। चलिए मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो मुख्य बिंदु क्या क्या है एक बार फिर से। ये देशांतर और अक्षांश के बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं देशांतर और अक्षांश। हमारे इस चैप्टर का अंत हो रहा है। तो ये देशांतर और अक्षांश में मुख्य क्या अंतर होगा मैं आपको वो बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा जो देशांतर और अक्षांश है उस पर आज हमारी अंतिम क्लास है। तो इस पर और क्या क्या समझ आपकी विकसित हो सकती है मैंने उसी पर ध्यान देते हुए एक टेबल बना दी है ताकि आप समझ पाओ कि ये जो हमारे पास देशांतर और अक्षांश है इनमें क्या अंतर है, क्योंकि आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, उसी कंफ्यूजन को बचाने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाकर तैयार की है। आशा करता हूं कि आप इस टेबल का फायदा उठाएंगे। देखो पहला पहला जो अंतर है, हम बात करते हैं बिंदु की। देशांतर और अक्षांश में हम अंतर समझ रहे हैं। चलिए देखो बात करते हैं दिशा की। देशांतर की बात कर रहे हैं। जो देशांतर हमारे पास रेखा है उसकी दिशा उत्तर दक्षिण होती है और जो अक्षांश रेखा है उसकी दिशा पूर्व पश्चिम होती है। हमने कल भी जाना था अक्षांश रेखा। हमने पहली बात करी दिशा की, तो जो देशांतर रेखा है उसकी दिशा उत्तर पूर्व होती है, उत्तर दक्षिण सॉरी। देशांतर रेखा की जो दिशा है वो उत्तर दक्षिण होगी और अक्षांश की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम होगी। चलिए बात करते हैं कुल संख्या की। तो जो देशांतर है उनकी कुल संख्या कितनी है? 360 और जो अक्षांश है उनकी संख्या कितनी है? 181। बात करते हैं लंबाई की। क्या इनकी समान लंबाई होती है? तो बिल्कुल जो देशांतर है उनमें समान लंबाई होती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वहां पर जाकर मिल जाते हैं। तो जो देशांतर है उनकी लंबाई तो समान होती है, लेकिन जो अक्षांश है उनकी लंबाई समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमने इसका कल कारण समझा था, क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति है जिसको जियोइड आकृति बोलते हैं अर्थात अर्थात लघ्वाक्ष आकृति। भाई देखो ये पहला अक्षांश भूमध्य अक्षांश है, ये सबसे लंबा होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो अक्षांश छोटे होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पृथ्वी की जियोइड आकृति के कारण हुआ। जियोइड को बोलते हैं लघ्वाक्ष आकृति हिंदी में। तो जो अक्षांश है उनकी समान लंबाई नहीं होती, लेकिन जो देशांतर है उनकी समान लंबाई होती है। ये हमने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा। बात करते हैं दूरी की। तो मैंने देखो आपको कल भी बताया था जो देशांतर है वो तो ध्रुवों पर मिलते हैं, लेकिन जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा के समानांतर चलते हैं। और प्रत्येक अक्षांश के बीच की जो लगभग लगभग दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। मैंने आपको कल बताया था। बात करते हैं उपयोग की।
तो जो देशांतर है उसका उपयोग समय और लोकेशन निकालने में, हालांकि लोकेशन के लिए हमें अक्षांश भी चाहिए, और जो अक्षांश है उसका उपयोग हम जलवायु पता करने में और लोकेशन अर्थात स्थिति पता करने में निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के मध्य बहुत बारीकी से अंतर बताया। और देखो, अब इन दोनों का संयुक्त यूज कहाँ करते हैं, दोनों का मिलाकर यूज कहाँ करेंगे, अक्षांश और देशांतर। तो देखो, दोनों का संयुक्त यूज हम यहाँ पर करेंगे। एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। दोनों का संयुक्त रूप की बात कर रहे हैं हम, संयुक्त रूप में कहाँ यूज होगा दोनों का। तो देखो, दोनों का यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, एक सेकंड में थोड़ा सा, हाँ, दोनों का संयुक्त रूप अर्थात दोनों को मिलाकर हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो देखो, किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थान की अगर हमें जानकारी लेनी है, जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो अक्षांश और देशांतर दोनों के माध्यम से पता चलती है। जैसे 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 हमें दिल्ली की लोकेशन पता करनी है कि भाई दिल्ली कहाँ पर है, तो हम ये कह देंगे जो दिल्ली है अर्थात दिल्ली हमारी जो भारत की राजधानी है, वो 28 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है अर्थात उत्तरी अक्षांश पर है, और 77 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी दिल्ली होगी, वो दिल्ली जैसे हमारे पास ये पृथ्वी है, तो ये अक्षांश हो गया, ये वाला अक्षांश हो गया 28 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, और यहाँ पर हमारा एक देशांतर होगा 77 डिग्री। जैसे ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, तो ईस्ट में हमें जाना है 77 डिग्री पर। सपोज यहाँ पर 77 डिग्री हुआ, 77 डिग्री 2 मिनट, तो यहाँ पर दिल्ली हमें मिल जाएगी कहीं पर, ये यहाँ पर, ये सपोज ये 0 डिग्री का अक्षांश इधर है ये, तो दिल्ली कहाँ हुई हमारे पास, ये हो गई। क्यों हुई, क्योंकि ये भाई 28 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और 77 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो जो अक्षांश और देशांतर है, इनका संयुक्त प्रयोग हम किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति जानने के लिए करते हैं, जिसको बोलते हैं लोकेशन। और इन दोनों का प्रयोग जीपीएस में किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, जिसको मानचित्रण बोलते हैं। आजकल आप देते हैं ना गूगल में, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए तो वो आपकी लोकेशन मांगता है, तो वो अक्षांश और देशांतर का यूज करके आपका जीपीएस ऑन कर देता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस जीपीएस की तर्ज पर हमारे भारत का भी एक ऐसा ही सिस्टम प्रणाली है, उसका आप नाम बताइए। जैसे कि जीपीएस है, जीपीएस ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इसी की तर्ज पर हमारे देश का भी एक अपना खुद का जो स्थान की भौगोलिक स्थिति है उसको ज्ञात करने के लिए एक हमारा खुद का सिस्टम है। तो उस प्रणाली का क्या नाम है, आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा जो अक्षांश और देशांतर है उनका संयुक्त उपयोग किसी देश की या किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति जानने के लिए करते हैं, और इनका दोनों का उपयोग जीपीएस या मानचित्रण में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज देशांतर और अक्षांश कंप्लीट हुआ, और आज हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जानी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारे भारत की अक्षांशीय स्थिति होगी, चलो एक बार और मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये भारत का मानचित्र कहाँ गया, अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें भारत की, तो जो भारत की अक्षांशीय स्थिति होगी, ये हमारा भारत का मानचित्र है। देखो, तो अक्षांशीय स्थिति का मतलब क्या हुआ, भारत की जो सबसे ऊपरी जो अक्षांश होगा, यहां से शुरुआत होगा ना भारत के, यहां से, तो ये जो भारत का उत्तरी अक्षांश है, हालांकि दोनों ही अक्षांश भारत के उत्तरी होंगे, तो ये जो भारत का अक्षांश होगा ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर लिखना होगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये जो भारत का सबसे अंतिम वाला अगर अक्षांश होगा, अभी हम भारत के सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो हमारा नीचे का पानी वाला सिस्टम है उसकी बात हम बाद में करेंगे, जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब। अभी हम भारत का जो भू क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो भारत का अंतिम छोर होगा, ये जो हमारा अक्षांश होगा, ये लगभग लगभग होगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो फ्रेंड्स, क्या समझे, अगर भारत के हम अक्षांशों की बात करेंगे तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ऐसे ये वाली जो लंबाई है भारत की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ की हम स्थिति की बात कर रहे हैं भारत की, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर हम इधर से यहां तक बात करें भारत की, यहां तक, तो जो भारत का इधर जो देशांतर होगा, तो वो कौन सा देशांतर होगा, वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट। और जो इधर का सबसे अंत वाला देशांतर होगा भारत का, वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट।
तो फ्रेंड्स ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। हमने कुछ प्रश्न कल कर लिए थे, तो जहां से हमने कल प्रश्नों को छोड़ा था वहीं से चलते हैं। प्रश्न नंबर हमने शायद 14 या 15 कर लिए थे। अब हम बात करते हैं अब आगे के प्रश्नों की, कौन कौन से प्रश्न थे जो हमें करने बाकी हैं। यहां तक हमने ये सारे कल प्रश्न कर लिए थे, आप इनको देख सकते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 10 हमारा जो देशांतर के आधार पर था ये हमने कर लिया था। प्रधान देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो देखो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है जो कि लंदन में है। चलिए प्रश्न नंबर 13, 1 डिग्री देशांतर में कितना समय होता है? 4 मिनट होता है। भारत का हमने यहां से शुरुआत करी थी, क्वेश्चन नंबर 14, ये यहां से हमारा भारत के आधार पर प्रश्न बनने शुरू हो गए थे। देखो प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि भारत का मानक देशांतर कौन सा है? तो बताइए भारत का मानक देशांतर कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्व। इसका मतलब हुआ 82.5 डिग्री पूर्व, ये भारत का मानक देशांतर है, जो कि हमारे देश के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से वो राज्य है 5? मैंने आपको बताया, एक तो वो यूपी है, एक एमपी है, एक छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से ये जो भारत का मानक समय है ये गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्व दिशा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में से कहा गया है भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो मैंने आपको बताया जो मिर्जापुर है, या इसी को बोलते हैं नैनी, जो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के एकदम समीप है, यहां से भारत का मानक समय निकलता है। और जो भारत का मानक समय प्रश्न नंबर 16 हमसे पूछा गया है, जीएमटी से कितना आगे है? तो बताइए, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। भारत का मानक समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, अर्थात 5.5 घंटे आगे है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में हमसे कहा गया है देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो बताइए देशांतर रेखाएं किस दिशा में होगी? मैंने अभी आपको टेबल के माध्यम से बताया था, देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में होंगी। भाई जो देशांतर रेखाएं ये पृथ्वी है, तो उत्तर दिशा को दक्षिण दिशा से मिलाती है कि नहीं? ये देशांतर रेखा हुई। ये बीचों बीच हमारा ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, और ये उत्तर से पूर्व दिशा में ऐसे मिलती है देशांतर रेखा है, पूरी पृथ्वी को ऐसे उत्तर से दक्षिण मिलाता है कि नहीं? तो हमसे यही पूछा है जो देशांतर रेखाएं हैं वो किस दिशा में होती हैं? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है देशांतर रेखाएं। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कहा है सभी देशांतर रेखाएं किस बिंदु पर मिलती हैं? तो सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है, दोनों ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी, भाई इधर उत्तरी ध्रुव से मिलेंगी, इधर दक्षिण ध्रुव से मिलेंगी, तो सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलेंगी। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ध्रुवों पर। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि 15 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर कितना होगा? तो बताइए जब 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है, तो 15 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होगा? क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 60 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मिनट है। तो 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 60 मिनट नहीं दी गई तो घंटा दिया गया है, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसको हम 60 मिनट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमसे कहा है कि देशांतरों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो बताइए देशांतरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देशांतरों का प्रयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। देशांतर की बात हो रही है समय निर्धारण के लिए। जैसे हमने 2 प्रश्न किए, एक वायुयान पर आधारित था, आज ही हमने प्रश्न किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में हमसे कहा गया है भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो बताइए, मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से जो हमारा मैप था, भारत के मैप, उस पर बताया भारत की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय पूछ रहा है ना कि देशांतर, ध्यान रखना है। तो अक्षांशीय स्थिति भारत की होगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में हमसे कहा गया है, प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है कि भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो बताइए भारत की देशांतर स्थिति क्या है? भारत की देशांतर स्थिति होगी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हमसे कहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताइए जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? मैंने इसको कल भी बताया था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात से शुरुआत होती है और उधर पूर्व उत्तर तक जाती है। हमारे भारत का जो पूर्व उत्तर राज्य है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने आपको कल बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है भारत के 2 छोरों में समय का लगभग कितना अंतर है? तो बताइए जो भारत का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है, सपोज ये हमारा भारत है,
इस भारत का इधर जो सबसे पश्चिम का क्षेत्र है, जिसकी जो देशांतर रेखा है वो कितने डिग्री पर खींची गई है बताओ। और जो भारत का इधर सबसे पूर्वी छोर है, इन दोनों के बीच कितने घंटे का फर्क है, ये पूछा गया हमसे। तो देखो, जो ये वाला देशांतर है हमारा, ये 68 डिग्री पर खींचा गया है कि नहीं, 68 डिग्री 7 मिनट पर। और ये वाला जो देशांतर है ये 97 डिग्री 5 मिनट पर खींचा गया, 25 मिनट पर खींचा गया। तो इन दोनों के बीच में लगभग लगभग कितने मिनट या कितने घंटे का फर्क पड़ेगा, वो लगभग लगभग पड़ेगा 2 घंटे का। 2 घंटे से हल्का सा कुछ कम पड़ेगा, हमने लगभग लगभग में कहा, और उसने भी लगभग में ही पूछा है। लगभग कितना अंतर होगा, तो 2 घंटे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में हमसे कहा गया है, भारत की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार की जलवायु को दर्शाती है। तो बताइए, जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वो किस प्रकार की जलवायु को दर्शाती है। वो उष्ण कटिबंधीय स्थिति को दर्शाती है। हम आगे पढ़ेंगे, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आगे हमसे पूछा है, किस रेखा के कारण भारत में समय का अंतर आ जाता है। कौन सी वो रेखा है जिसके कारण भारत में समय का अंतर आ जाता है। तो वो कौन सी रेखा है, वो देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के कारण भारत में समय का अंतर आ जाता है। प्रश्न नंबर 27, बहुत जल्दी है भाई, हर किसी को जल्दी है। सब्र रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। चलिए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में हमसे कहा गया है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं का अंतर कितना देशांतर डिग्री है, बताओ। इसको आपको बताना पड़ेगा, मैंने बहुत ही विस्तार से आपको ये समझाया था कि ये 0 डिग्री देशांतर है, और जो हमारा भारत का समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है। तो बताइए कितने, हमसे पूछा है पूर्वी और पश्चिमी सीमा। हाँ, तो हमसे ये पूछा गया पूर्वी और पश्चिमी सीमा में जो देशांतर है उनमें अंतर, अर्थात जो हमारे भारत की स्थिति है। तो अभी देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मैंने चित्र बनाया था, जो भारत के सबसे पश्चिम में देशांतरी रेखा खींची गई है वो ये खींची गई है 68 डिग्री 7 मिनट पर। और जो भारत के सबसे पूर्वी रेखा है देशांतर में, वो खींची गई है 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो इन दोनों में कितना अंतर है ये पूछा है। तो लगभग लगभग 30 डिग्री का है कि नहीं है, लगभग में 30 डिग्री से कुछ कम होगा, पर हमसे लगभग में पूछा है तो हमने कह दिया 30 डिग्री। तो हमारे पास प्रश्न नंबर था 27, और प्रश्न नंबर 27 में हमसे यही पूछा गया था कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा का अंतर कितना देशांतर डिग्री है। तो लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोनों में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, एक राज्य हमारा है जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखो, ये जो अरुण है, अरुण पर्यायवाची है सूर्य का। आप सूर्य के पर्यायवाची देखोगे तो सूरज, भानु, अरुण, तो इसका नाम ही इसलिए पड़ा है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सूर्य सबसे पहले यहाँ पर निकलता है, इसलिए इसको कहा अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले चमकता है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कहा है कि जो 82.5 डिग्री, ई का मतलब है ईस्ट अर्थात पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर किस शहर के पास से गुजरता है। तो बताइए, इसको बताने की जरूरत है क्या। 82.5 पूर्वी देशांतर मिर्जापुर। आपको यहाँ पर ऑप्शन में 3 तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो मिर्जापुर मिल सकता है, या नैनी मिल सकता है, या फिर आपको प्रयागराज भी मिल सकता है। तो इन तीनों में से जो भी आपको दिखे, अगर ये तीनों मिल जाए, हालांकि तीनों तो एक साथ नहीं मिलेंगे, पर ये नैनी मिर्जापुर एक साथ मिल सकते हैं, ये प्रयागराज मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा मिर्जापुर, और इस मिर्जापुर का दूसरा नाम है नैनी, और ये मिर्जापुर और नैनी ये दोनों ही प्रयागराज के समीप है, मतलब प्रयागराज के आसपास ही है, एकदम सटीक। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं, जो कि हमारी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न होगा। और इस प्रश्न में हमसे कहा गया है, भारत में एक ही समय अपनाने का कारण क्या है। तो बताइए, ऐसा क्या कारण रहा कि हमने एक ही समय को मान लिया, जबकि वैश्विक सहमति तो ये कहती है कि अगर 15 डिग्री से ज्यादा चौड़ाई है किसी देश की, तो उसमें 2 समय होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए। लेकिन हमारे देश का जो देशांतरी चौड़ाई है, जो देशांतरी विस्तार है, वो लगभग 30 डिग्री चौड़ा है, फिर भी हमने एक ही समय लिया, 2 समय नहीं लिए। उसका क्या कारण है, उसका कारण है प्रशासनिक सुविधा। अगर हम हमारे भारत में 2 टाइम जोन ले लेंगे, तो मैंने आपको बताया कितनी असुविधा हो सकती है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, 3 इडियट का गाना याद आ जाएगा आपको, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो जब 2 टाइम जोन हो जाएंगे किसी भारत में या किसी देश में, हालांकि मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो आम जनता है भाई, उसको इस वाले कोने से इस वाले कोने पे जाना है ट्रेन से,
पता चला यहाँ पर 7 बज रहे हैं, यहाँ पर 9 बज रहे हैं, तो 7 बजे वाली ट्रेन को वो 9 बजे वाली समझ बैठा, इधर 9 बजे वाली ट्रेन को 7 बजे वाली समझ बैठा। तो कितनी समस्या हो सकती है। तो इसलिए हमसे सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि भारत में एक ही समय अपनाने का कारण क्या है, तो वो कारण है प्रशासनिक सुविधा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, उसको हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से किया है। आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और फ्रेंड्स, चलते चलते आपसे फिर से एक परिचय आपको देना चाहता हूं कि हमारा चैनल है सतीश एकेडमी ऑनलाइन, जिस पर देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी किसी भी देश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर आइए और अपने सपने को साकार करिए। हमारे इस चैनल पर जीएस, करंट अफेयर, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और टेस्ट सीरीज वगैरह कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। फिर मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।